कोई है? सुनिए। कोई है क्या? हमें मदद चाहिए। रात का समय जेल की ठंडी और सीलन भरी कोठरी में दो भाई राजू और सोनू कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। सलाखों के बाहर मंद रोशनी जल रही थी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सोनू, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने तो कोई गलत काम ही नहीं किया। बस 6 महीने बाद गांव लौट रहे थे। बेगुनबारी स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी थी और ये पुलिस वाले हमें ऐसे उठा लाए जैसे हम कोई। भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमने क्या किया? 6 महीने तक शहर में मजदूरी की, हर दिन मेहनत की, और जैसे ही सोचा घर लौटे, ये लोग हमें जबरदस्ती सड़क से उठा लाए। मुझे जबरदस्ती बोले जा रहे थे कि हमने चोरी की है। मैंने 100 बार कहा कि हम निर्दोष हैं, लेकिन इंस्पेक्टर तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। बस घसीट कर जीप में डाल दिया। भैया, कहीं ये लोग हमें किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? उनकी आंखों में देखकर लग रहा था कि वो पहले से कुछ सोच कर आए थे। जेल के बाहर अचानक जूतों की आवाज आई। दोनों भाई चुप हो गए और सलाखों के बीच से झांकने लगे। इंस्पेक्टर पास ही खड़ा होकर धीरे धीरे फोन पर बात कर रहा था। हाँ, काम हो गया। 2 आदमी तैयार हैं। कल तुम्हारे बेटे के केस में इन्हें ही दोषी बनाकर फंसा देंगे। हाँ, चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा। ये सुनते ही दोनों भाइयों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भैया, तुमने सुना? ये हमें किसी और के गुनाह की सजा देने वाले हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हाँ सोनू, सुना मैंने। ये हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। हम निर्दोष हैं, लेकिन कल सुबह तक ये हमें अपराधी बना देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेल की कोठरी में राजू और सोनू सलाखों के पीछे बैठे थे। तभी एक साधारण कपड़े पहने पुलिसकर्मी वहां से गुजर रहा था। भाई सुनो, हमें बस एक बार सुन लो। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। पुलिसकर्मी रुकता है। उसकी आंखों में सख्ती झलकती है। वह सलाखों के पास आकर कड़क आवाज में कहता है, चुप। सब अपराधी यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हम तो निर्दोष हैं। तुम्हारी बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं है। साहब, हमारी बात सुन लीजिए। घर में हमारा एक छोटा बच्चा है, बस 3 साल का। माँ बीमार है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, और पिताजी तो गुजर चुके हैं। अगर हम पर यह झूठा इल्जाम लग गया तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सोनू की आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि पुलिसकर्मी के चेहरे की सख्ती थोड़ी ढीली पड़ गई। वह सलाखों के करीब आकर धीमी आवाज में बोला, तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि शायद सच में बेगुनाह हो, लेकिन मामला बहुत बड़ा है। कैसा मामला साहब? हमें क्यों फंसाया जा रहा है? पुलिसकर्मी ने चारों तरफ देखा कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोला, देखो, इस गांव के मंत्री का बेटा है ना, उसने एक डॉन के बेटे को मार दिया है। मामला बहुत गर्म है। मंत्री चाहता है कि असली कातिल बच जाए और किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए। मतलब हमें उसी हत्या के केस में फंसाया जाएगा? हाँ, यही प्लान है। तुम दोनों को सुबह तक अपराधी बना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें बचा लेना चाहिए। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या करे। देखो, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। सोनू के आंसू बह रहे थे। साहब, बस एक बार हमें जाने दीजिए। हमारा घर हमें चाहिए। हम मर भी जाएंगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। पुलिसकर्मी ने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। फिर सलाखों की चाबी निकालते हुए बोला, ठीक है, मैं ये रिस्क ले रहा हूं। तुम दोनों चुपचाप पीछे के गेट से निकल जाओ। रास्ते में किसी को शक नहीं होना चाहिए, और बाहर निकलकर बाएं तरफ एक जंगल दिखेगा, उस जंगल से गुजर जाओ, नहीं तो पीछे से तुम्हें दोबारा पकड़ सकता है। राजू और सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से सलाखों से बाहर कदम रखा। साहब, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जाओ, और आज के बाद इस इलाके में मत दिखना, ताकि मैं देख लूंगा। दोनों भाई धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गए, जबकि पुलिसकर्मी वहीं खड़ा रह गया, चेहरे पर डर और दया का मिश्रण लिए। रात के गहरे सन्नाटे में जेल के बाहर हल्की हवा चल रही थी। साधारण पुलिसकर्मी राजू और सोनू को छोड़कर वहीं खड़ा था। तभी अचानक तेज कदमों की आवाज आई। वही इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचा जो दोनों भाइयों को पकड़ कर लाया था। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। कहाँ हैं वो दोनों, वो 2 भाई जिन्हें यहाँ बंद किया था? साधारण पुलिसकर्मी घबराया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, साहब, वो दोनों बेकसूर थे। मैंने उन्हें छोड़ दिया। क्या? तूने उन्हें छोड़ दिया? तुझे पता भी है कि ये कितना बड़ा मामला है? तूने हमारी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। साहब, वो सच में बेगुनाह थे। उनके घर में बूढ़ी माँ और छोटा बच्चा है। मुझे दया आ गई। दया?
पुलिस में रहकर दया दिखा रहा है तू। मैं तुझे बाद में देख लूंगा, पहले उन्हें पकड़ना होगा। वो तुरंत जीप की चाबी उठाता है, इंजन गरजते हुए चालू होता है और वह अंधेरे में गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर राजू और सोनू अंधेरे जंगल के बीच भाग रहे थे। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। दोनों के पैर थकान से कांप रहे थे। सोनू अब नहीं भाग सकता, लगता है जान निकल जाएगी। चल यहीं थोड़ी देर रुकते हैं। भैया अभी रुकने का समय नहीं है। वो इंस्पेक्टर हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसने पकड़ लिया तो इस बार सीधे हमारी मौत होगी। सोनू मुझे पता है, लेकिन पैर अब नहीं चल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। चलो हिम्मत करो भाई, अगर जिंदा रहना है तो भागते रहना होगा। गांव की तरफ मत जाना, जंगल के अंदर की तरफ चलते हैं। दोनों फिर से भागने लगे। झाड़ियों की शाखें उनके कपड़ों को खरोंच रही थीं, लेकिन डर ने उनके कदमों को तेज कर रखा था। जंगल की गहराई में अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर तक न पुलिस की जीप की आवाज थी और न ही किसी इंसान का नामो निशान। बस घना अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। राजू और सोनू धीरे धीरे चलते जा रहे थे। उनकी रफ्तार पहले ही कम हो चुकी थी। उनके कदम भारी लग रहे थे। अचानक सामने की झाड़ियों से अजीब सी आवाज आ, हुर्र हुर्र कृर्र। दोनों भाई एकदम रुक गए। उनकी सांसें रुक गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोनू ये क्या था? तूने सुना? हाँ भैया सुना, शायद कोई जंगली जानवर होगा। ये जंगल वैसे भी बहुत पुराना और सुनसान है। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊपर आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छिपा हुआ था। दोनों भाई चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। हम अब किस दिशा में जाएंगे? ये जंगल तो चारों तरफ एक जैसा ही है। लगता है जैसे हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। सुना है इस जंगल में रात को लोग गायब हो जाते हैं और सुबह उनकी लाशें भी नहीं मिलती। राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने डर कर चारों तरफ देखा। ऐसी बातें मत कर, डर और बढ़ जाएगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। चारों तरफ हवा के साथ पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। अचानक पास के पेड़ पर कोई उल्लू बोला, भैया जल्दी चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन किस तरफ? बस आगे बढ़ते हैं। पीछे मुड़ना अब मौत को बुलाने जैसा होगा। जंगल की अंधेरी और खामोश गहराई में राजू और सोनू आगे बढ़ते गए। उनकी सांसें भारी थीं, पैर थक चुके थे, लेकिन डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। कुछ देर बाद अचानक झाड़ियों के बीच से एक खुला इलाका दिखा और सामने एक चौड़ी नदी बह रही थी। दोनों भाई ठिठक गए। सोनू, ये नदी इतनी बड़ी, अब हम क्या करेंगे? ऐसे पार कैसे करेंगे? भैया अगर ये नदी पार नहीं की तो हम यहीं फंस जाएंगे, और अगर पुलिस यहाँ तक आ गई तो बचना मुश्किल है। लेकिन ये नदी बहुत गहरी लग रही है। तैरकर पार करना जान जोखिम में डालना होगा। तभी दूर नदी के किनारे पर एक नाव धीरे धीरे हिलती हुई दिखी। दोनों भाई चौंक जाते हैं। भैया वो देखो, वहां नाव है। हाँ, लेकिन इस सुनसान जंगल में नाव कौन चलाता है? यहाँ तो इंसानों के आने की उम्मीद ही नहीं थी। शायद कोई इंसान हो, शायद कोई मछुआरा या नाविक जो हमारी मदद कर सके। राजू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ा। पानी के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि नाव तो खाली थी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, नाव खुद ब खुद किनारे पर आकर रुक गई। ये अजीब नहीं है? नाव अपने आप किनारे कैसे आ गई? पता नहीं भैया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद यही हमारी बचने की उम्मीद है। दोनों ने सावधानी से नाव पर कदम रखा। नाव हल्की सी डगमगाई और फिर धीरे धीरे नदी की धार में बहने लगी। अंधेरे जंगल से निकलकर वे अब पानी के बीच थे और उनके दिल में थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद इस नदी के उस पार उन्हें आजादी मिलेगी। नाव किनारे लगते ही वे उतर गए और चारों तरफ देखा। सामने एक पुरानी सी झोपड़ी दिख रही थी जो पेड़ों और झाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। सोनू, देख उधर एक झोपड़ी है। शायद वहां कोई इंसान रहता होगा। हमें मदद मिल सकती है। हाँ भैया चलो, शायद कोई पानी, खाना या हमें सही रास्ता बता दे। दोनों भाई सावधानी से झोपड़ी की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा में क्रीक क्रीक की आवाज कर रहा था। धीरे धीरे राजू ने दरवाजा धकेला। अंदर झोपड़ी खाली थी। कहीं भी इंसान का नामो निशान नहीं, बस पुरानी लकड़ियों की गंध और धूल। ये क्या? यहाँ कोई नहीं है। अजीब है, झोपड़ी तो लगती है जैसे किसी की हो, लेकिन अंदर कोई नहीं, न खाना न बर्तन। तभी सोनू की नजर झोपड़ी के कोने पर गई। वहां ढेर सारा सोना रखा था। पुरानी संदूकियां, सिक्के और सोने के गहने। भैया ये देखो, इतना सोना, लगता है जैसे किसी ने खजाना यहाँ छुपा रखा हो। सोनू, ये तो बहुत अजीब है। इतनी वीरान जगह
और इतना सोना, ये कोई साधारण बात नहीं है। दोनों धीरे धीरे सोने के पास पहुंचे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। भैया, ये हमारा नहीं है। अगर ये सोना हमने लिया तो पता नहीं किसका गुनाह अपने सिर ले लेंगे। हाँ, तू सही कह रहा है। हमें बस यहां से निकल जाना चाहिए। ये सोना देखकर ही लगता है कि ये मुसीबत है। दोनों भाई सोने को छोड़कर धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल आए। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों की सरसराहट अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। भैया, इस जंगल और अब ये सोना, लगता है हम किसी रहस्य में फंस गए हैं। चलो, जितना जल्दी हो सके यहां से आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते जंगल और घना होता गया। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ का सन्नाटा उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक पुरानी हवेली दिखाई दी। सोनू, देख उधर, ये हवेली है ना? हाँ भैया, पर ये बहुत अजीब लग रही है। ये वीरान जंगल में इतनी बड़ी हवेली, यहाँ कौन रहता होगा? दोनों कुछ देर तक हवेली को घूरते रहे। चारों तरफ हवा पेड़ों से टकराकर सिसकने जैसी आवाज कर रही थी। फिर भी हमें यहाँ जाना चाहिए। शायद कोई इंसान रहता हो, हमें मदद मिल सकती है। धीरे धीरे दोनों भाई हवेली की तरफ बढ़े। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा से क्रीक क्रीक की आवाज आ रही थी। भैया सुनो, ये कैसी आवाज है? जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। डर मत, चलो अंदर देखते हैं। दोनों ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और धूल भरी गंध थी। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हवेली का हॉल बड़ा था पर खाली। कोई है? सुनिए। कोई है क्या? हमें मदद चाहिए। लेकिन हवेली में उनकी आवाज गूंज कर वापस आई। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। भैया, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास और कोई जगह नहीं। चल, आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। दोनों भाई हवेली के एक कोने में जाकर बैठ गए। वहां एक टूटी हुई चारपाई थी। भैया, ये जगह अजीब है, लेकिन अब आंखें खुली नहीं रह रही। सुबह होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ, अब थोड़ी देर सो जा, कल तक शायद हम इस मुसीबत से निकल जाए। दोनों भाई वहीं सो गए, जबकि हवेली की दीवारों और खाली कमरों में हवा की और टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। रात का सन्नाटा हवेली के भीतर और भी भारी हो गया था। दूर जंगल से कभी कभी झींगुर और उल्लू की आवाजें आती थी। राजू और सोनू थकान से चूर होकर हवेली के कोने में सो गए थे। कुछ देर बाद अचानक बड़े दरवाजे के अपने आप खुलने की आवाज आई। ये आवाज, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? यहाँ कौन हो सकता है? उसने डरते डरते चारों तरफ देखा। राजू अब भी गहरी नींद में था। सोनू धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसने एक अजीब सी छाया देखी, लंबी और पतली, जैसे कोई कंकाल धीरे धीरे गुजर रहा हो। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत राजू को हिलाया। भैया उठो, जल्दी उठो, यहाँ कुछ है। क्या हुआ? क्यों डरा रहे हो? मैंने बाहर एक छाया देखी। दरवाजा अपने आप खुला और कोई हमें देख रहा है शायद। क्या तू पक्का कह रहा है? कहीं ये हवेली सच में? भाई, मुझे लगता है हमें देखना चाहिए कि कौन है। अगर ये इंसान है तो मदद मिल सकती है, और अगर नहीं तो? दोनों ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और हवेली के दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं। उनके कदमों की छर्र छर्र की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। सोनू, ये हवेली अब मुझे सही में अजीब लग रही है। जैसे यहाँ कोई आत्मा रहती हो। चुप करो भाई, पहले देख तो लें उस कमरे में क्या है। दोनों भाई धीरे धीरे हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे। कमरा बहुत पुराना था। चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई लकड़ियां बिखरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल सी चमकती हुई लग रही थी। भैया, ये मूर्ति कितनी डरावनी लग रही है। मुझे तो लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हो। हाँ, और मुझे अब यकीन हो गया है कि ये हवेली ठीक नहीं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दोनों भाई धीरे धीरे मुड़कर बाहर जाने लगे ही थे कि अचानक मूर्ति की भारी और गूंजती आवाज आई। रुको! दोनों भाई डर के मारे जड़ हो गए। कहीं मत जाओ, ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन तुम दोनों ने खुद को साबित कर दिया। राजू और सोनू एक दूसरे को देखते रहे, पसीने से तरबतर। साबित? क्या मतलब? तुम लालची नहीं हो, वरना उस झोपड़ी में रखा हुआ सोना तुम उठा लेते। कितने लोग यहाँ आए और लालच ने उन्हें निगल लिया, लेकिन तुम दोनों अलग हो। दोनों भाइयों की धड़कनें थोड़ी धीमी हुई। राजू ने धीरे से हिम्मत जुटाई। बताओ, क्या तुम्हें खजाने की जरूरत नहीं थी?
जरूरत तो बहुत है। हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम मेहनती लोग हैं। मेहनत से ही अपने बच्चों को पालते हैं। घर में बीमार माँ है जिसने हमें सिखाया है कि लालच बुरी बला है। मूर्ति कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज में कोमलता आ गई। तुम दोनों पर गर्व हो रहा है। याद रखो, लालच इंसान को तबाह कर देती है और सच्चाई हमेशा उसकी रक्षा करती है, जो धैर्य और मेहनत पर भरोसा करता है। इस जंगल का रहस्य यही।